तो आपका पब्लिक एड का दूसरा चैप्टर में है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्रीय प्रशासन, और उसी प्रशासन में है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात की गई है। तो यहाँ पर ज़्यादा डेप में जाकर के आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में यूपीएससी होता तो बात अलग था, वो भी पब्लिक एड अगर ऑप्शनल पेपर होता देन पूछा जा सकता था, लेकिन जनरल स्टडी का पेपर है तो आपसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता क्या है, तो आप क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, कौन कौन उसमें शामिल होता है ये भी आपको पता चल गया है। अब जो दूसरा है इसका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र वो है कार्य, यानी ये क्या करता है। तो आप लोग को कुछ आइडिया है क्या करता होगा सेक्रेटेरिएट है तो? क्या काम करता होगा? तो इसके काम बस वही है, इसका काम है कि जो मंत्रालय है या मिनिस्ट्री और इसके जो मंत्री हैं उनको हर एक तरह का सहयोग देना। हर एक तरह का सहयोग करने का मतलब ये है कि उन्हें जिस तरह का प्रशासनिक सहयोग चाहिए उसमें मदद करना। हाँ, उनको सलाह देना। गवर्नमेंट को नहीं देता है, और जिस मंत्री का सचिव है या सेक्रेटरी है मंत्री विशेष को देता है, ठीक है। जिस मिनिस्ट्री का वो सेक्रेटरी है या जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट में देता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि उसका काम क्या है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का। तो सबसे पहला काम है भारत सरकार को या भारत के मंत्रियों को, भारत सरकार ही लिखो, भारत सरकार को उसके कर्तव्यों और जिम्मेवारियों के निर्वहन में, भारत सरकार को उसके कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करता है। दरअसल केंद्रीय सचिवालय एक सूचना भंडार के रूप में काम करता है। दरअसल केंद्रीय सचिवालय एक सूचना भंडार के रूप में काम करता है। जहां पर विगत या पिछले सरकारों की नीतियों योजनाओं का सूचना होता है। केंद्रीय सचिवालय इन्हीं नीतियों और योजनाओं के प्रकाश में और योजनाओं के प्रकाश में वर्तमान की सरकार के लिए भावी नीति निर्माण, और आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सहयोग देती है। और आने वाली
विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहयोग करती है। इसका मतलब ये है, सिंपल सा मतलब, समझ रहे हैं जो हम बात किए हैं? क्या बोले हम, आप लोगों को समझ में आया? क्या समझे? नहीं, ये जो स्टेटमेंट बोले, सुभद्रा है, सुभद्रा इसका मतलब ये है कि जैसे उसके पास सारा सूचना होता है, सचिवालय है तो सारा रिकॉर्ड होगा उस लेवल का। समझ में आया? पिछली बार की सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई थी, किस तरह की योजना लाया था, क्यों लाया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, कितना खर्च हुआ, वगैरह वगैरह, सारा रिकॉर्ड इसके पास होता है। समझ में आया? अब मान लीजिए कोई वर्तमान की सरकार है या नवीन सरकार है, उसको कोई स्कीम लाना है, कोई योजना लाना है, या कोई निर्णय लेना है, या कोई कानून बनाना है, विधि कुछ भी बनाना है, तो उसको डाटा चाहिए ना कि पहले क्या हुआ था। समझ में आया? तो समझ लो एक तरह से लाइब्रेरी की तरह होता है। किस तरह का लाइब्रेरी नहीं, अभिलेखागार की तरह होता है। सारा रिकॉर्ड यहीं पर होता है, उस लेवल का। तो सरकार को जो भी फैसला लेना है, भविष्य से संबंधित जो भी योजना बनाना है, निर्णय लेना है, या कुछ भी लेना है, दिन यहां से उसको सारी सूचना मिल जाती है, उसके बाद वो फैसला लेती है। समझ में आया? और अगर कोई समस्या आ गया, सरकार को किसी तरह का कोई चैलेंज आ गया, तो उसका समाधान भी इसी के प्रकाश में या आलोक में वो कर लेती है कि भाई पहले ऐसे हुआ था या इस तरह का हुआ था, तो वहां से उसको रास्ता मिल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ में आया क्या हम कहना चाह रहे हैं? सुभद्रा है कि चली गई है? तो दिख तो रही है ना? सुभद्रा कुमारी, प्रीति कुमारी। काहे इतना गंभीर बने बाबू? समझ में आया हम क्या बोले हैं? तो सबसे पहला काम यही है कि जो रिकॉर्ड है सचिवालय के पास, उस रिकॉर्ड के माध्यम से वो सरकार को मदद करती है कि सरकार के समक्ष किसी भी तरह का कोई चैलेंज आता है, चुनौती आता है, किसी तरह का एडवाइस का जरूरत पड़ता है, किसी नीति से, योजना से, या किसी भी प्रोग्राम से संबंधित, या कोई फैसला लेने से संबंधित, तो दिन उसके पास वो सचिव जो हैं वो सब कुछ उनको बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये हम लोग किए थे, तो ये परिणाम निकला था। अगर इस तरह की समस्या आई है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह के उपाय कर सकते हैं, इस तरह के कदम उठा सकते हैं, ये बताया जा सकता है। ठीक है? तो पहला काम इसका यही है कि यानी सरकार को उसके कार्यों में मदद देना। इसी में लिख सकते हो कि सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले, या किसी भी विषय पर सरकार आपको स्पष्ट हो जाएगा, जो बात बोले हैं वही बात आप उसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले सरकार उस विषय से संबंधित जांच पड़ताल के केंद्रीय सचिवालय से कर लेती है। किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले सरकार उस विषय से संबंधित आवश्यक सूचना और जांच पड़ताल सचिवालय से कर लेती है, केंद्रीय सचिवालय से कर लेती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण काम है। अब उसी तरह से है, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और पहले से अनुभवी लोग इस फील्ड में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, या कोई सक्सेस ब्यूरोक्रेट हो, तो अगर उससे आपका सहयोग मिल जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है। आप उससे अपनी समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं, या आपको जो अभी समस्या नहीं है लेकिन अनुभवी बताएंगे कि भाई हो सकता है आपको ऐसा ऐसा समस्या आगे आए, तो अगर आए तो कैसे निपटिएगा। समझ रहे मेरी बात?
तो वो सारे के सारे आपको सचिवालय प्रोवाइड कर देता है। यानी ये एक तरह से परमानेंट लोग होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम लोग कि सरकार चली जाती है लेकिन प्रशासक बने रहते हैं। तो वो तो बने हुए हैं, तो उनके पास तो अनुभव, चाहे किसी की भी सरकार आए जाए, बैठ जाए, खड़े हो जाए, गिर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसे हैं वैसे हैं, वो करते रहेंगे। सरकार का पद बदलता है, सरकार के कुर्सी पर बैठने वाला बदल जाता है, लेकिन सरकार हमेशा, उसका प्रशासन हमेशा चलते रहता है। इसीलिए देखिएगा, इतिहास कई ऐसे साक्ष्य या कई ऐसे गवाह रहा है इतिहास में कि जहां जिस सरकार का या जिस राजवंश का प्रशासन दुरुस्त नहीं रहा है, वो राजवंश लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया। जैसे आप देखे होंगे बाबर का, हुमायूं का क्या दुर्गति हुआ था। हुमायूं के साथ, बेचारे के साथ स्थिति ऐसा हुआ कि अपना बनाया हुआ साम्राज्य, उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया साम्राज्य, अब मात्र 6 साल तक हुकूमत कर पाया। उसको भागना पड़ा, हिंदुस्तान छोड़कर ईरान जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका, उन लोगों का प्रशासनिक ढांचा विकसित नहीं हुआ था। उन्होंने अभी अपना प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा नहीं किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा करने में टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन का चीज नहीं है, उसमें टाइम लगता है। पहले से जो था दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बाद लोदियों का, तो वो सब उनके प्रति वफादार थे, उनकी ढांचा थी वो, तो चाह के भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। धीरे 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 सब चेंज होता है। तो कोई भी शासन या कोई भी सरकार तब तक लंबे समय तक रूल कर सकती है जब तक उसका प्रशासन दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो वही प्रशासन का ढांचा है सरकार का सचिवालय, यानी कि पूरे सेक्रेटरी, पूरे मिनिस्टर का एक तरह से कार्यालय है। यहाँ पे सारा सूचना मिल जाएगा। अब इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है। जितना इंफॉर्मेशन चाहिए प्रशासन से संबंधित आपको यही मिल जाएगा। अब इसके ऊपर प्रशासन के, इस प्रशासनिक ढांचा के ऊपर कोई ढांचा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, चूंकि सचिवालय एक परमानेंट या अस्थायी प्रशासनिक इकाई है और सरकारें आने और जाने से, और सरकारों के आने और जाने से न तो इनके उद्देश्य, कार्य पद्धति, न तो इनके उद्देश्य, कार्य पद्धति और न ही ढांचा पर कोई प्रभाव पड़ता है। न तो इनके उद्देश्य, कार्य पद्धति एवं ढांचा पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सचिवालय केंद्रीय प्रशासन में, इसलिए सचिवालय केंद्रीय प्रशासन में अहम भूमिका रखती है। या अहम भूमिका रखता है। जैसे मंत्रियों के द्वारा विधि निर्माण में, मंत्रियों के द्वारा विधि निर्माण में, लॉ मेकिंग, सचिवालय का सहयोग या सचिवालय सहयोग करता है या सहायता करता है। साथ ही साथ समय समय पर इन नीतियों में या विधियों में, साथ ही साथ समय समय पर इन नीतियों या विधियों में
संशोधन करने में मददगार होता है या मदद भी करता है, संशोधन करने में भी मदद करता है। अब ये बात समझ में आया। मान लीजिए मिनिस्ट्री का काम क्या है, मंत्रालय का काम क्या है, मंत्री का काम क्या है। तो मंत्री दो तरह के रोल प्ले करते हैं। कोई भी मिनिस्टर भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में मंत्री दो तरह का रोल प्ले करता है। एक रोल प्ले करता है वो एज ए लेजिस्लेचर के रूप में, विधायिका के रूप में, और दूसरा रोल प्ले करता है कार्यपालिका के रूप में, एज एग्जीक्यूटिव के रूप में। एक ही मंत्री है और दो तरह का रोल, एक ही मिनिस्टर है, दो तरह का रोल प्ले करता है। जब ये पार्लियामेंट में बैठता है, जब ये सदन में बैठता है, देन ये विधायिका का काम करता है, यानी विधि बनाता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। जब वो सदन में बैठेगा तो वो लॉ मेकिंग करेगा, और जब सदन से बाहर निकलेगा और अपने मिनिस्ट्री को संभालेगा, देन वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, कार्यपालिका का काम करेगा। अब देखो, यही लॉ मेकिंग किया, यही लॉ को एग्जीक्यूट भी करा रहा है। अब इस लॉ के एग्जीक्यूशन में जो मदद कर रहा है, वो मदद कर रहा है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? एक ही मंत्री या एक ही सांसद जब सदन में है तो सांसद है, विधायिका का काम कर रहा है, विधि निर्माण कर रहा है। जब वो बाहर बैठ रहा है, जब अपना मिनिस्ट्री में आ रहा है, संभाल रहा है, देन वो एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव का हेड हो गया है। अब उसका काम है जो उसने विधि बनाया हो उसको लागू करे, पहले से जो विधि बने हुए हैं उसको इन्फोर्स में लाते रहे, और उसको सहयोग कौन कर रहा है, सेक्रेटरी। अब ये एक तरह से समझ लो कि ये बोलता मूल अगर देखा जाए तो बोलता मुख की तरह ये होता है, माउथ की तरह, और ये दिमाग की तरह, मस्तिष्क की तरह ये होते हैं। इनके पास सारा सूचना होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से बने हुए हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, दूसरा इनके जगह पे आ जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक सारा सूचनाएं संग्रहित रखते हैं और वो काम करते हैं। अब देखिए, लॉ मेकिंग में भी ये अकेले नहीं बना सकते हैं। मान लो कि स्वास्थ्य मंत्रालय है, सपोज हेल्थ मिनिस्ट्री है। अब कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टर बनकर के आया। अब हेल्थ मिनिस्टर बनकर के आया, अब उसको हेल्थ के बारे में क्या पता है? आपको पता ही है कि मिनिस्टर बनने के लिए हमारे यहाँ कोई स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत नहीं होता है, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है कि उसी व्यक्ति को उस विशेष क्षेत्र का मिनिस्टर बनाया जाता है जिस क्षेत्र विशेष में उसको एक्सपर्टी हासिल होती है, जिस क्षेत्र में उसको 20 साल 25 साल या जीवन भर काम करने का अनुभव होता है, देन उसको उसका मिनिस्ट्री बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अंगूठा टेक आदमी भी शिक्षा मंत्री बन जाता है, जिसको अपना नाम नहीं लिखने आता है वो भी शिक्षा मिनिस्टर बन जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर। हमारे यहाँ बीमार लोग, अपंग लोग भी हेल्थ मिनिस्टर बन सकते हैं। जिसको हेल्थ का स्पेलिंग नहीं पता होगा, स्वास्थ्य का अक्षर नहीं पता होगा, वो भी स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। तो ये लोग, ऐसे लोग आते हैं जिनको कुछ अनुभव ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये क्या फैसला लेंगे, क्या योजना बनाएंगे, क्या निर्णय लेंगे, क्या नीति निर्माण करेंगे, आप कल्पना कीजिए। तो कौन करेगा? तो वहां पे यही काम आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, तो यही वहां पे मदद करेगा। अगर ये नहीं रहेगा, नहीं बताएगा इनको उंगली पकड़ करके, देने कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नीति निर्माण करने में भी सलाह देता है, सहयोग देता है, और संशोधन करने में भी सहयोग देता है। क्यों करता है? क्योंकि एक्सपर्ट लोग ये लोग नहीं होते हैं। अगर बाय द वे एक्सपर्ट आ भी गए तो भी सारी सूचनाओं के जानकार तो आप होंगे नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको सहयोग का जरूरत पड़ेगा। तो वहां पे आपको आवश्यक मदद सेक्रेटेरिएट देती है, यानी सचिवालय देता है। तो ये ऐसा कार्यालय है, ऐसा सचिवों का कार्यालय है जो देश का
भविष्य या दिशा तय करता है कि आगे क्या होना है। भविष्य का दिशा और दशा तय करने के लिए सरकार बैठी हुई है और सरकार का मार्गदर्शन यही करती है। और ये कौन लोग हैं? ये सब के सब ब्यूरोक्रेट है, आईएएस लोग हैं। सब के सब समाज से चुन करके निकाले लोग गए हैं, जो लाखों में परीक्षा दे करके उनमें से चुन करके आए हैं। तो स्वाभाविक है कि इनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होगा, समझ होगा और प्लस प्रशासनिक अनुभव भी हो जाता है कार्य करने के दौरान। इसीलिए इनका प्रभाव होता है और इनकी पकड़ होती है। ठीक है, तीसरा या पैराग्राफ चेंज करके तीसरा पॉइंट, सचिवालय का काम। सचिवालय एक और बड़ी महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे होता क्या है कि सामान्यतः राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव से पहले वादे करते हैं, सार्वजनिक मंच पे खड़ा हो जाएंगे, पब्लिक के बीच में, समूह में, और खूब वादे करते हैं कि हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, चीनी का दाम कम कर देंगे, तेल का कीमत कम कर देंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे, स्वास्थ्य फ्री कर देंगे, यहाँ से वहाँ तक बिजली से सप्लाई की व्यवस्था कर देंगे, सड़क बना देंगे, वगैरह वगैरह। जितना वादा करना है वादा कर देते हैं, कर तो देते हैं। करने में क्या जाता है? बोलने में। बोलना और सलाह देना इस धरती का सबसे सरल काम है। सलाह देना, मशवरा देना इस धरती का, इस दुनिया का सबसे सरल कार्य है। किसी को भी आसानी से सलाह दिया जा सकता है, लेकिन उसको प्रभावी क्रियान्वित करना या कार्यान्वयन में लाना सबसे जटिल काम है। अब ये मंत्री लोग या जो नेतागण होते हैं, ये सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर के बहुत कुछ वादे कर देते हैं, लेकिन जब आता है इनकी बारी सरकार में काम करने की, तब इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो इनकी वादाओं को पूरा करने का काम भी ये ही करते हैं। यही बताएंगे कि आपने जो वादा किया है उसमें कितना % आप कर सकते हैं और कितना % नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्षमताओं का रिकॉर्ड इनके पास होता है। ये बताएंगे कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे देन लॉस होगा डिपार्टमेंट का, फिर आपकी जवाबदेही संसद में फिर आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अगर आपने कुछ गलत किया था। जैसे कि अभी देखिए, देख रहे होंगे बहुत सारी सरकारें हैं जो चुनाव के समय बहुत कुछ माफ कर देती हैं। किसानों का ऋण माफ, बिजली बिल माफ, फलना कर्ज माफ, तो वो माफ, तो ये माफ, सब माफ कर दिया जाता है चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव के बाद इनकी नानी मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि जब उनको वास्तविकता से पाला पड़ता है तो पता चलता है, वो बोलता है सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ अधिकारी, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा, कौन भरेगा कंपनी का वो पैसा, नहीं देंगे तो बिजली नहीं देगा, चाहिए। अब सरकार बेचैन हो जाती है। अब सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालो, कैसे किया जाए। तो बढ़ाइए, जो दे रहा है उससे ज्यादा लीजिए और ज्यादा लेकर के उसको भरपाई कीजिए, इधर माफ कीजिए। तो एक तरफ बढ़ा दिया जाता है और दूसरे तरफ उसको छोड़ दिया जाता है। समझ में आया मेरी बात? तो ये जो वादा करके आते हैं, इनके वादा को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का काम ये सचिवालय ही करता है। लिखो तीसरा पॉइंट या पैराग्राफ चेंज करके, सचिवालय विभिन्न राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्ति करने से पूर्व चुनाव में किए गए वादों को साकार भी करता है। सचिवालय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पूर्व किए गए वादों को साकार भी करता है। इसके लिए वह मंत्रालय और विभागों का क्षमता मूल्यांकन कर इसके लिए वह मंत्रालयों एवं विभागों का क्षमता का मूल्यांकन कर क्या बोले हम? हाँ, इसके लिए वह विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों का क्षमता मूल्यांकन, उसके पास कितना कैपेसिटी है, कितना रिसोर्सेस है, उसका मूल्यांकन करके यानी असेसमेंट करके
मंत्री के इच्छानुकूल या इच्छानुसार कार्यक्रम का निर्माण करता है। और इससे संबंधित ऐसी नीतियों का भी निर्माण करता है जिसका उल्लेख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी नहीं होता है, यानी उससे और अच्छा भी करता है और क्षमता के अनुसार, मतलब कितना क्षमता है, रिसोर्सेस है, दोनों ही काम करते हैं। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी नहीं होता है, यानी कि चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र होता है या मैनिफेस्टो का लीजिए या डिक्लेरेशन जो होता है पार्टी का कि हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो या तो उसके अनुसार करता है या उससे बेहतर भी करता है, कर देता है, जैसा क्षमता हो। चूंकि इन नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण के लिए पर्याप्त आंकड़ा और सूचनाओं की आवश्यकता होती है, डाटा और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और उसकी भरपाई या उसकी पूर्ति सचिवालय के द्वारा की जाती है। पर्याप्त सूचना एवं आंकड़े की आवश्यकता होती है और उसकी भरपाई सचिवालय द्वारा की जाती है। पैराग्राफ 3, इसी तरह से किसी भी विधेयक के निर्माण से पूर्व उसका मसौदा तैयार करने का कार्य भी सचिवालय ही करता है, यानी ब्लूप्रिंट। इसी तरह से किसी भी विधेयकों के मसौदा तैयार करने का काम भी सचिवालय करता है। किसी भी तरह का मसौदा तैयार करने का काम भी सचिवालय करता है। सांसदों को संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने के लिए सांसदों को संसद में संसदीय प्रश्नों के जवाब देने के लिए विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है। विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण काम है। काम सिर्फ नाम है मंत्री महोदय का, करना सभी सीखो है। पैराग्राफ चेंज नेक्स्ट। सचिवालय का या केंद्रीय सचिवालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सचिवालय या केंद्रीय सचिवालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन अभिकरण या एजेंसियों के बीच
जिनका सरोकार राज्यों से भी होता है, जैसे नीति आयोग, वित्त आयोग, इस तरह के जो राज्यों को भी जोड़ती है, राज्यों से संबंधित कार्यों को भी देखती है और केंद्र से संबंधित भी। तो सचिवालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन एजेंसियों या अभिकरणों के बीच, जैसे कि वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग तो रहा नहीं, तो अब नीति आयोग के बीच संचार एवं समन्वय का भी काम करती है। मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन बना करके रखती है। और याद रखिए, वो जितने भी लोग हैं सब के सब इन्हीं लोगों को रिपोर्ट देते हैं, सचिवालय में ही जमा करते हैं। संचार बना करके रखती है। ये सरकार और इनके बीच संचार माध्यम का कार्य करते हैं, यानी इन एजेंसी और सरकार के बीच में, दोनों के बीच में संचार माध्यम का काम करते हैं, यानी दोनों के को जोड़ने का काम करती है। ये क्या रिपोर्ट दिए हैं ये इनके पास आएगा, फिर सरकार को ये अवगत कराएंगे। फिनांस कमीशन सीधे सरकार से नहीं मिले, सरकार को नहीं रिपोर्ट करेगी, बल्कि सचिवालय में आपने देगी। सचिवालय में सेक्रेटरी उसको ओवरव्यू करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद फिर सरकार को कम्युनिकेट किया जाएगा कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा करना है। तब आगे सरकार को जो फैसला लेना होगा वो लेगी। समझ में आया? इसी तरह से सचिवालय या केंद्रीय सचिवालय, राज्य स्तरीय जितने भी केंद्र की कार्यालय हैं, उनमें यह देखती है कि सरकार की नीतियों का बखूबी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केंद्र की जितनी भी क्षेत्रीय या रीजनल ऑफिस है या रीजनल कार्यालय है, उनको वो देखती है। अब किसके माध्यम से देखती होगी? तो थ्रू डीएम सारा रिपोर्ट देंगे सेक्रेटेरिएट को, या जो भी एजेंसी बनाई गई है, अधिकारी बनाए गए हैं, वो सीधे सचिवालय को भेजेंगे। सचिवालय देखेंगे कि ये सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सेंटर में बैठा हुआ केंद्र की सरकार है, अब राज्य में जो उसका एजेंसी काम कर रही है, तो कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है। अब मिनिस्टर तो नहीं आएगा देखने के लिए, तो आपको प्रॉपर अप टू डेट देना होगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, जो कहा गया है वो वाकई में कर रहे हैं कि नहीं। और ये भी देखा जाता है कि आप एक्सपेंसिव तो नहीं कर रहे हैं, खर्चीला काम तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम खर्च में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है। हालांकि सरकारी काम में कम से कम खर्च में कुछ काम नहीं होता है, अधिक से अधिक खर्च किया जाता है, लेकिन देखती सचिवालय है। नेक्स्ट केंद्रीय सचिवालय है। केंद्रीय प्रशासन एवं राज्य प्रशासन के बीच संपर्क बनाता है। सरकार के विभिन्न शाखाओं या ब्रांचों के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। सरकार के विभिन्न शाखाओं या ब्रांचों के बीच कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाता है। इसके अलावा विभिन्न कार्यालय एवं विभागों का संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करता है, क्षमता विकास भी करता है। जैसे अधिकारी गण है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, उनको तैयार करना, ये सब काम सारे के सारे काम केंद्रीय सेंट्रल की एजेंसियों के बात कर रहे हैं, राज्य की एजेंसियों के नहीं या ऑफिस की कार्यालय के नहीं,
ब्रांचेस की नहीं, सेंट्रल लेवल की जो भी एजेंसी है, चाहे यूं केंद्र में हो, दिल्ली में हो या प्रांतों में, प्रोविंसेस में हो, स्टेट में हो, जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स और उसके ऑफिस हैं, उसमें जितने भी अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दिलाते रहना, उनको अपडेट करते रहना, उनको इंफॉर्मेशन देना, सारी सूचनाएं देते रहना वगैरह वगैरह, सब कुछ उनका काम वही देखती है, सचिवालय है। वही नीति बनाएगी संगठन का, कैसा बदलाव करना है, क्या करना है, वही उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, सब कुछ वही देखती है। इसीलिए केंद्रीय सचिवालय ही स्किल्ड या प्रोफेशनल स्टाफ देती है, तैयार करके देती है। केंद्रीय सचिवालय ही दक्ष या एक्सपर्ट कर्मचारी प्रदान करते हैं ताकि नीतियों एवं कार्यक्रमों का बखूबी कार्यान्वयन हो सके। तो ये हुआ केंद्रीय सचिवालय के काम। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ काम है केंद्रीय सचिवालय का, जैसे कि पैराग्राफ चेंज कर लो। इन महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी कार्य होते हैं सचिवालय का, केंद्रीय सचिवालय का। जैसे विभिन्न विभागों के या मंत्रालय का बजट बनाना। हम बात कर रहे हैं कि और क्या क्या विविध अन्य विविध कार्य, तो विभिन्न विभाग या मंत्रालय के लिए बजट बनाना और उस पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट, जिन कार्यों का संचालन किया जा रहा है या जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनका फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करना भी इन्हीं का दायित्व होता है। वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन करना इन्हीं का दायित्व होता है। एक तो ये बजट यही बनाएंगे अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग विभाग के लिए, और वो उन बजट के आधार पर जो कार्यक्रम दिया गया है करने के लिए, तो कैसा हो रहा है उसका अप्रूवल भी यही करेंगे। ये करेंगे तभी तो इनके पास सारा रिकॉर्ड आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, आने वाली सरकार या मंत्री को फिर बताया जाएगा, तब मंत्री जो फैसला लें, जैसा करना उचित समझे वो। तो अप्रूवल या अनुमोदन का काम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या प्रशासनिक अनुमोदन भी यही करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, इनका काम कार्यपालक अभिकरण या एग्जीक्यूटिव एजेंसियों का निरीक्षण करना भी होता है। सचिवालय के अधिकारी जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में और जाकर के निरीक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इनका ये भी काम यही का होता है। तो सारा काम यही कर रहे हैं, नीति भी बनवा रहे हैं, कानून भी बनवा रहे हैं, बजट भी बता रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, अप्रूव भी कर रहे हैं। मतलब ऑल इन वन यही है। खाली मंत्री महोदय खाली ऊपर में है, सदन के लिए है, जनता के लिए और सदन के लिए है। यहाँ पे मंत्री महोदय का कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ से प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी शुरू हो गया। अब एक अलग स्तंभ है। ब्यूरोक्रेसी एक दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, दोनों शरीर में जुड़े हुए हैं। अब ये हाथ कुछ और कर रहा है, ये हाथ कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो यही निरीक्षण का भी कार्य करते हैं। और केंद्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन का काम, विभिन्न मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय का काम करते हैं। तो ये है केंद्रीय सचिवालय का, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का इम्पोर्टेंस या काम, जो भी आप समझिए। अब इसमें कुछ कमियां भी है, तो आप उन कमियों को भी जान लीजिए, 2-4 लाइन, ज़्यादा नहीं।
सबसे पहले ये कि इनमें प्रशासनिक औपचारिकता बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सब कुछ एज पर लॉ करना है, रिकॉर्ड रखना है, सिस्टम से करना है। क्योंकि ये इस सिस्टम से और एज पर लॉ इसलिए करना है क्योंकि सबका सब रिकॉर्ड होता है, तो थोड़े सा इसमें लाल फीताशाही हो जाता है। जैसे ही औपचारिकता बढ़ेगी तो लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी निर्णय इसमें विलंब से, किसी भी निर्णय को लेने में विलंब होता है या लेट हो जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार का जन्म होता है, करप्शन बढ़ने लगता है। रेड टेपिज्म होगा देन करप्शन हो जाएगा। एक और समस्या ये है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स या विभाग के अध्यक्ष होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाता है। वो आपस में अपने आप को, सब अपने अपने जगह पे अपने आप को बादशाह सलामत समझने लगते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो ये समस्या होता है केंद्रीय सचिवालय का। ठीक है, तो ये रहा आपका केंद्रीय सचिवालय का काम। अब किसी दिन हम लोग देखेंगे जो आप लोगों को हायरार्की बताए थे, वो आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। उतना हालांकि जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पब्लिक एड ऑप्शनल पेपर होता देन वो आपको जानना जरूरी है, तो जीएस में वो जानने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग किसी दिन, अगर किसी दिन मेरा मूड हुआ, मन हुआ कि वो बताया जाए आपको, तो वो भी बताएंगे कि मंत्रालय, विभाग, संभाग, इस तरह से प्रभाग, ब्रांच, और सबसे नीचे क्या था, सेक्शन। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, उनका क्या काम है, उस पर भी हम लोग अलग से किसी दिन देखेंगे, बात करेंगे। हालांकि वो मेन